चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोस खोस कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी की दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुट्ठियां तन रही हैं, भौएं तरेरी जा रही हैं। एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा है। ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए चुनावी अखाड़ा, और हां, बहुत जरूरी है आपके लिए, आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। मणिपुर सरकार में यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स मिनिस्टर व नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता लेट पाओ हॉकिप ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्हें मणिपुर का चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बनाया और सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र और मणिपुर का विकास होगा। हॉकिप के बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या होगा सियासी माहौल, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। हाकिब की बीजेपी में शामिल होने के बाद मणिपुर की सियासत में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हाकिब की लोकप्रियता के चलते ही उन्होंने विधायकी जीती और फिर मंत्री बने थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने के बाद समीकरण बदल गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्री भूपेंद्र यादव ने लेटपाओ हॉकिप को पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा, मणिपुर जहां एक समय कुशासन था, वहीं बीजेपी ने वहां 5 साल में सुशासन ला दिया। मणिपुर में हमने पार्टी में ऊर्जा का संचार देखा। मणिपुर में 60 वाहन आज प्रत्येक विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं। हॉकिप जी हमारे कुकी ट्राइब के अच्छे साथी हैं। मैं उनका पार्टी में स्वागत करता हूं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, मैं लेटपाओ हॉकिप जी का स्वागत करता हूं। लेटपाओ वर्तमान में चांदेल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो एनपीपी पार्टी से आते हैं। हॉकिप जी एक इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और मणिपुर के एक एक घर में फुटबॉलर के नाते प्रसिद्ध हैं। ज्वाइन करने में फैसला किया है क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व में हमारा नॉर्थ ईस्ट और देश मणिपुर और विकास तरक्की कर सकता है। इनका कहना है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वही मूल मंत्र है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ लोगों को साथ में लेकर विकास कर रहे हैं। हमारा देश एक नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट को आस्था लक्ष्मी बनाने में और मणिपुर को भी खेल के साथ साथ नई क्षेत्र में ले जाने का संकल्प में सहयोग करने के लिए मैं इनका नेतृत्व में ग्रहण कर मैं आज पार्टी में शामिल हो जाने का फैसला लिया है। फुटबॉलर रहे लेटपाओ हॉकिप ने इस महीने की शुरुआत में एक अनौपचारिक घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने चांदेल विधानसभा क्षेत्र के बजाय मौजूदा विधायक डी कोरुंग थांग के खिलाफ टेग्नोपॉल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। हॉकिप ने टेग्नोपॉल जिले के एमोल सातू गांव में आयोजित 5 दिवसीय 35वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान ये घोषणा की थी। कार्यक्रम का आयोजन एमोल छात्र संघ मणिपुर द्वारा किया गया था। हॉकिप राज्य विधानसभा चुनाव में नेशनल पीपुल्स पार्टी से 41 चांदेल विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में वो यहां की बजाय 42 टेग्नोपॉल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और किसी अन्य राजनीतिक दल से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि वे 42 टेग्नोपॉल विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे।
आपको बता दें कि 15 मार्च 2017 को एन बीरेन सिंह ने नेशनल पीपुल्स पार्टी, नागा पीपुल्स फ्रंट, लोक जनशक्ति पार्टी और टीएमसी के साथ मिलकर राज्य में भाजपा की पहली बार सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने थे। और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके बीजेपी से ही चुनाव लड़ना स्पष्ट हो गया है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विधायक जी के दाव सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी? क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, डिलीवरी बॉय वगैरह और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चुनावी अखाड़ा में। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में सियासी समर दिलचस्प रहने वाला है। लगातार रैलियों और घोषणाओं के जरिए जनता को लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच सीएम के कुछ चेहरों को लेकर कुछ पार्टियों ने अभी भी सस्पेंस बरकरार रखा है। कब हटेगा सस्पेंस से पर्दा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सियासी लड़त तैयार है और सभी पार्टियां आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार में जुटी हैं। सीएम पद को लेकर कुछ राज्य अभी भी पत्ते नहीं खोल रहे। क्या होने वाली है अगली तस्वीर बताएंगी इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। कुछ राज्यों में पार्टियों ने अपने पत्ते खोलते हुए सीएम पद के चेहरों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कुछ राज्यों में राजनीतिक दल अभी भी इस तरह के ऐलान से बच रहे हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, तो इस बार यहां सियासी समर दिलचस्प होने वाला है। 2022 में राज्यों में किसके दम पर चुनाव लड़ा जाएगा और किस पार्टी का कौन सीएम पद का दावेदार होगा, देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव सीएम पद का चेहरा माने जा रहे हैं। वो पूर्व सीएम रह चुके हैं और सपा के मुखिया भी हैं। ऐसे में अगर पार्टी राज्य में जीत हासिल करती है तो निर्विवाद रूप से वो सीएम बन सकते हैं। कांग्रेस ने फिलहाल यूपी में कोई चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन वो पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के फेस वैल्यू के आधार पर चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी मायावती के चेहरे को लेकर ही सियासी रण में है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के प्रचार अभियान में मजबूती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में यूपी में लड़ाई बीजेपी बनाम सपा के बीच ही नजर आ रही है। अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो बीजेपी ने सीएम पद को लेकर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां बीजेपी के जीत हासिल करने पर सीएम पद के मजबूत दावेदार हो सकते हैं।
अनिल बलूनी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सीएम पद के दावेदार भी हो सकते हैं। कांग्रेस ने भी राज्य में सीएम पद के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। हालांकि हरीश रावत संभावित तौर पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा माने जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में उनकी पार्टी के भीतर नाराजगी के बाद ये बात और खुलकर सामने आ गई थी। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में आप नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का चेहरा घोषित किया है। कर्नल कोठियाल 26 साल तक सेना में सेवा दे चुके हैं। उन्होंने 19 अप्रैल 2021 को ही आपकी सदस्यता ली है। 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तैयारियों में सभी दल तेजी से जुट चुके हैं। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में अभी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, जबकि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूपी और उत्तराखंड में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। यूपी के साथ ही अब उत्तराखंड में भी सियासी रण काफी रोमांचक होता जा रहा है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। अब आपको बताते हैं एक ऐसा नुस्खा जो कि हर रैली और चुनावी सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए आजमाया जाता है और ये नुस्खा कामयाब भी होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रैलियों में आने वाली भारी भरकम भीड़ की, जिसे क्षेत्रीय नेता अपने अपने इलाके से लाया हुआ बताते हैं और बड़े नेताओं की निगाह में चढ़ जाते हैं। लेकिन इससे कहीं इतर वो लोग जो रैलियों में बतौर समर्थक बताकर लाए जाते हैं, उन्हें यह भी नहीं मालूम होता कि वो किसकी रैली में आए हैं। और इनमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है कम पढ़ी लिखी महिलाओं की, जिनको जरा सा भी लालच देकर भीड़ जुटा ली जाती है। आज एक ऐसा ही नजारा यूपी के कानपुर देहात में भाजपा की जन विश्वास यात्रा में देखने को मिला, जहां पहुंची महिला समर्थक ने भाजपा की रैली को अखिलेश यादव की रैली बता दिया, तो दूसरी ओर उसे एक को यह भी नहीं मालूम कि मीटिंग किसकी है और किसके समर्थन में है। आप भी सुनिए। नहीं आए थे। नहीं, क्या कार्यक्रम था? किस क्या बता दे हमें। आपको किस लिए बुलाया गया आज? हमको इस मीटिंग में बुलाया गया। क्या किस पार्टी की मीटिंग है ये? नाम बता दें। माध्यम से आप यहाँ आई, किसने बुलाया? आपको बुलाया गया था। हाँ। क्या कहकर बुलाया गया आपको? यह कह के आए हमारा काम बन जाए, वोट और कुछ ही हो। किस पार्टी में? अखिलेश कहा दे भाई, बता। तो ये तस्वीर आपने देखी। अब बात करेंगे, चुनाव आयोग ने गुरुवार को लखनऊ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों पर बात की गई। चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की मांग की है। मतलब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव शायद अब ना टाला जाए। यह भी साफ हुआ कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद होगा। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या अहम बातें रखी, ये खास रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग की चली 2 घंटे की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमितों को घर से वोट की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं पोलिंग बूथ और वोटिंग टाइम को भी बढ़ाया जाएगा। बता दें कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल है। राजनीतिक दलों के सुझाव के आधार पर चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग ने किए बड़े ऐलान। 80 साल से अधिक उम्र और कोविड संक्रमित वोटर के लिए घर से वोट डालने की सुविधा होगी। अन्य आईडी कार्ड से भी वोट डालने की सुविधा। मतदान का वक्त भी बढ़ाया जाएगा। सभी बूथ पर ईवीएम लगाई जाएगी। 400 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हर क्षेत्र में आदर्श पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। यूपी में 800 महिला पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त
और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का यह प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। चुनाव आयोग ने बताया कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए यूपी में पोलिंग बूथ की संख्या को 11,000 तक बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कुल 1,74,391 बूथ होंगे। एक बूथ पर पहले 1,500 वोट होते थे, जिससे घटाकर 1,200 किया गया है। राज्य में 4,030 मॉडल पोलिंग बूथ होंगे। प्रति विधानसभा में 10 मॉडल बूथ होंगे। सभी बूथों पर ईवीपी में वीवीपीएटी लगाई जाएगी। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मिले कुछ अहम सुझाव। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय से चुनाव हो। रैलियों की संख्या और रैलियों में संख्या सीमित हो। 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग वोटरों को घर से ही वोट डालने की सुविधा मिले। इनकी अलग पहचान वाली सूची भी जारी करने की मांग। रैलियों में नफरती भाषण और बढ़ती भीड़ पर भी कुछ दलों ने चिंता जताई। पोलिंग बूथ पर पर्याप्त संख्या में महिला बूथ कर्मियों की भी मांग की गई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाएं। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है, उनकी सूची भी उनको दी जाए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने महिला मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम करने का अनुरोध किया। लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की तादाद पिछले चुनाव से 3 गुना ज्यादा है। इसमें 1000 पुरुष मतदाताओं में 839 महिलाओं के अनुपात अब 868 हो गया है। मतलब 5 लाख महिला मतदाता बढ़ी हैं। 2017 के मतदाता का प्रतिशत 61% था। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन पर मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े स्पष्ट होंगे। सुशील चंद्रा ने बताया कि राज्य में अब तक मतदाताओं की कुल संख्या 15 करोड़ से अधिक है। SSR 2022 के अनुसार अब तक 52.8 लाख नए मतदाताओं को सम्मिलित किया गया है। 18 से 19 आयु वर्ग के 19.89 लाख मतदाता हैं। बताया गया कि चुनाव आयोग का मकसद स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुरक्षित, प्रलोभन मुक्त, कालाधन मुक्त चुनाव कराना है। सभी चुनावी दल कोरोना के ऊपर कितना भी चिल्लाते रहे, मगर जब बात चुनाव की आती है तो सभी दल एक ही सुर में बोलते नजर आते हैं कि चुनाव अपने तय समय पर ही हो। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा, और चुनावी अखाड़ा में चलते चलते बात करेंगे आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने वो कौन से बयान दिए जो सुर्खियां बन गए। तो सुनिए आज के बयान बहादुरों। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। गुस्ताखी की तो फिर डबल इंजन की सरकार ने उसका मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य भी किया है। कश्मीर से धारा 370 हटाने की प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्रवाई हो या अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम कोई कार्य चोरी छिपे नहीं करते हैं। हमने तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दिया है और काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करके उसको जनता को, देश को भी समर्पित कर दिया है। हम लोगों ने गरीब के लिए भी योजना चलाई है। आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार है। परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। भारतीय जनता पार्टी 3 वी के आधार पर चलती है: विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। मित्रों, ये कांग्रेस अभी ये कांग्रेस यहां घूम रही है, वो बहन जी घूम रहे हैं। गत चुनाव में मैं आया था, गत चुनाव में राहुल जी ने यहां सभा करी थी और वो आलू की फैक्ट्री डालना चाहते थे। भाई आलू फैक्ट्री में होता है क्या? मित्रों, देश में आतंकवाद था, कोई उसके खिलाफ बोलता नहीं था, हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी जी ने पुलवामा और उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये अखिलेश क्या करते हैं? अखिलेश क्या करते हैं? चुनाव आता है ना, इनको बाबूजी नहीं याद आते, कल्याण सिंह याद नहीं आते, उनको जिन्ना याद आता है, जिन्ना याद आता है। मित्रों, समाजवादी पार्टी ने एक निजाम बनाकर रखा। निजाम का स्पेलिंग है NIZM, ZAM। मित्रों, एन से था नसरुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेडे से आजम खान और एम का मतलब है मुख्तार अंसारी। मुझे बताइए, ये प्रदेश में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से ये सपा बसपा सपा बुआ बबुआ इन लोगों का राज रहा। मुझे बताओ, ये बुआ बबुआ उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? ये देखिए, भाजपा का तो पैसा है। भाजपा के लोगों ने जैसे नोटबंदी के समय, फिर जीएसटी की वजह से जो परेशान है व्यापारी, पूरे प्रदेश का व्यापारी अब दहशत में है। देखिए, दंगा तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कराते हैं, इनका इतिहास ही है दंगा कराने वाली पार्टी। जहाँ जहाँ जब भी हुए हैं दंगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कराए हैं और षड्यंत्र के तहत
और इस तरीके से ये योजना बना देते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग और दूसरे को बदनाम करते हैं। जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन का सवाल है, हमने अपना वो मसवदा जो है वो इंशाल्लाह तैयार हो गया होगा और हम लोग वो पेश करेंगे कमीशन को और लोगों को भी बताएंगे। क्या राय दिया उसने? जब वो आएगा आपके सामने आएगा, आप देख लेंगे हमने क्या कहा। क्या सर, जो जम्मू में रियल एस्टेट समिट परसों हुआ सर, उसके बारे में सर आपकी रिएक्शन सर? अब मेरी रिएक्शन क्या देखना चाहते हैं आप? दुनिया की मीडिया मुझे छोड़ दो यार, बताया गया कि छोड़ दो मुझे। हो गया जी, हो गया बस, चलो ओके सर, चलिए इधर को। थैंक यू सर, हो गया जी, छोड़ दीजिए, मैं यहाँ जाऊँगा, इनसे लोगों से मिलूंगा। फौरक साहब, हम अभी आए सर, हैदरपुरा पे सर, हो गया ना सर, हम अभी आए सर। कर इनको ऐसा लगता है कि भगवा पहन लेने से, जनेऊ को कोट के ऊपर डाल देने से लोग सोचेंगे कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया। तो ये जब नाटक भी करते हैं, जब नकल करना है तो नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो धर्म संसद बुलाने की प्रक्रिया यदि शुरू करते हो तो ये मालूम होना चाहिए कि किसको और कैसे बुलाया जाए और किन किन को बुला के बात किया जाए चाहिए। हमने मांग रखी है और मैं समझता हूँ कि अभी बजट जब रखेंगे वित्त मंत्री जी तब उसमें परिलक्षित होगा कि हमारी बात कितनी सुनी गई। कालीचरण को लेकर सवाल उठ रहा है, आपकी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही है कि जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। नरोत्तम मिश्र जी को ने आपत्ति दर्ज की है तो सबसे पहले बात बताया नरोत्तम मिश्र जी की जो महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा को लेकर पूरी दुनिया में संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, समरसता का, सर्वोदय का, और उसको गाली देने वाले को गिरफ्तार किया गया, तो क्या वो इस जो महात्मा गांधी गाली देने वाले गिरफ्तार किया गया से खुश हैं या नाराज हैं? पहले सवाल। दूसरी बात यह है प्रक्रिया के पूरी तरह पालन किया गया है।